हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.62 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस टेक्निक का टू डिटरमाइन नोड वोल्टेजेस डिफाइंड इन द सर्किट, यानी जो इस सर्किट के अंदर नोड वोल्टेजेस डिफाइन किए गए हैं। तो नोड होता क्या है ये आपने हमारे चैनल के कंसेप्चुअल वीडियोस के प्लेलिस्ट में से जाके समझ लेना है। नोड की असल में 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है बाइनरी नोड, एक होता है हायर नोड, एक होता है सरफेस नोड। बाइनरी नोड वो नोड होता है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है। हायर नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है, और सरफेस नोड वो नोड होता है जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी नोडल एनालिसिस टेक्नीक लगाई जाती है ना, तो एक नोड को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके सामने इसने भी किया हुआ है। इस क्वेश्चनर ने जो खुद से नोट्स बना के दे दिए हैं ना, उसने भी इस नोड को ग्राउंड किया। ये नीचे एक देखें, 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही थी, तो इसने इस नोड को ग्राउंड कर दिया हुआ है, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं था हो सकता, तो दैट्स वाई इसने इसको ग्राउंड किया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 0 वोल्ट। ठीक है जी, मेंशन नहीं है 0 वोल्ट, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये 0 वोल्ट है। आपको पता होना चाहिए ग्राउंड के ऊपर हमेशा 0 वोल्ट होते हैं, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो आगे बढ़ते हैं अब देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं ना, इतना तो हमें पता चल गया है। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने देखना, आपके सर्किट के अंदर देखें डिपेंडेंट सोर्सेज मौजूद है। जो डायमंड शेप में सोर्सेज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और उनके इक्वेशन से भी पता चल रहा होता है। ये देखें लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ वी ए, यानी ये वी ए वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें वी ए की पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखें, ये वी ए यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मेंशन है, तो लिहाजा इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा। जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा जिस नोड की तरफ, वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, और एट द लास्ट इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे नेक्स्ट बात आती है आई ए की। आप देखें इस साइड पे ये भी एक सोर्स मौजूद है ना, जो कि 4 टाइम्स ऑफ आई ए है, यानी ये आई ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो डेट्स वाई आई ए की भी इक्वेशन बनाई जाएगी। वो देखें, वो आई ए फ्लो कर रही है इस वायर में। तो अब आपको लिविंग करंट फार्मूला बताने लगूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपके केसीएल में काम आने वाला, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बच्चों, लिविंग करंट फार्मूला ये होता है, असल में करंट जिस नोड में से लीव करती है ना, उसी वक्त आपने उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ठीक है जी, और फिर आगे जाके वो करंट जिस दूसरे नोड में एंटर करती है उसके वोल्टेज आगे लिखे जाते हैं, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में देखने को मिलती है वो बटे में लिखती जाती है। तो देखिए, इसने जो किया था मैंने वही लिखा है। V4 में से लीव हुई थी, V5 में एंटर हुई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में लिखती, और ये आई ए की इक्वेशन बन गई। ये असल में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लिविंग करंट फार्मूला, जब आपको किसी वायर की करंट ना पता हो और आप किसी नोड के ऊपर केसीएल लगा के उसके लाइक यानी वैल्यू मालूम करना चाह रहे हो। अब एक और चीज़ मेरे यहाँ पे कह लें कि नज़र में आई है, वो आपको बताता हूँ। सुपर नोड का तो आपको पता ही है, सुपर नोड कब लगता है, जब 2 नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है। ठीक है जी, और वो उस वक्त ही उसकी बाउंड्री ड्रा होती है जब उन दोनों नोड्स की वैल्यू अननोन हो। अगर उनमें से किसी एक की वैल्यू नोन है, यानी हम जानते हैं, तो लिहाजा दूसरे की वैल्यू पता चल जाती है, वहाँ पे सुपर नोड फिर नहीं लगता। अब जैसे यहाँ पे आइए देखें, V1 और 0 वोल्ट, इन 2 नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जिसमें से एक नोड की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो लिहाजा यहाँ से आपको दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। देखें, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, और इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू 12, और यहाँ से आपको V1 वैसे ही पता चल गया, V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है जी, एक काम तो आपका वैसे ही डन हो गया, ओके हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमारा इतना काम आसान हो गया है कि V1 तो काम वैसे ही डन हो गया। मुझे वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा था टफ़, लेकिन इतना टफ़ नहीं है ये, जितना ये दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद देखें, हमारी नज़र अब यहाँ पे पड़नी चाहिए डायरेक्ट आपकी, कि V2 और V5 है ना, इन दोनों के दरमियान भी ये वायर आ रही है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है। ये मैटर नहीं करता कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे अब क्या चक्कर हो गया कि यहाँ पे दोनों अननोन है, तो लिहाजा सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी। ये देखें, सुपर नोड लगने लगा अब। तो सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा होने का मतलब ये होता है बच्चों, हम इस वायर का निचोड़ पहले ही अलहदा से लिख लेते हैं, और फिर इस नोड के घेरे में जो वायर्स आ रही होती हैं उनका निचोड़ बाद में केसीएल की मदद से लिखते हैं। ठीक है जी, तो पहले नंबर पे इस वायर का निचोड़ लिखेंगे। देखिए, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, और इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू जो कि 2VA लिखी हुई है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ VA की, तो ज़रा गौर से देखिएगा, इस साइड पे ना मैं तरतीब सीधी करने लगा, -V2 पहले लिख लेता हूँ, और फिर बाद में +V5 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और ये देखें 2VA है ना,
तो 2 × VA की मैं इक्वेशन अगर पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V4। ठीक है जी, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी और V1 की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखें बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे इस साइड पे रह गया -V2 और ये जो यहाँ पे बन रहा था -2V4, जब मैं उसको उठा के इस साइड पे लाऊंगा तो हो जाएगा +2V4। ठीक है जी, और ये जो V5 है ये साथ में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और ये जो इज इक्वल टू की उस साइड पे है 2V1 बन गया था ना, 2 टाइम्स ऑफ V1, तो V1 की वैल्यू 12 है। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हमारा कांस्टेंट बन जाएगा 24। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है जी। ठीक है जी, ये आपकी सुपर नोड की इक्वेशन आ गई है। अब आपने सुपर नोड के ऊपर केसीएल लगाना है। इसकी दूसरी जो वायर्स रह गई है ना इर्द गिर्द की, उन सब के ऊपर केसीएल लगेगा। तो अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, ये आपने लिख लेना। केसीएल का कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो हमने इज इक्वल टू की एक साइड पे लिविंग करंट्स और एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखनी होती हैं। तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ, तो इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। अब ये देखें, जहां से मर्जी स्टार्ट कर लें, ऊपर वाली साइड से या नीचे वाली साइड से, ये सुपर नोड की बात करनी है बस। तो देखें, सिर्फ ये सेंटर वाली वायर छोड़ के जो इर्द गिर्द वाली वायर है ना, उन सब की हमने करंट लिखनी है। पहले नंबर पे मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करने लगो इस पॉइंट से, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स इसके घेरे में है। तो इस साइड पे ये वाली वायर पहले नंबर पे मैं ले लेता हूँ। तो देखें ज़रा, ये एक लीविंग करंट है, लीव कर रही है, बाहर जा रही है इस नोड में से, तो लिहाजा इसको इसी साइड पर लिखा जाएगा 5। आपने ऊपर लिख लेना वो अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड। अब ये तो काम आसान था, लेकिन इस वाली वायर की बात करूं तो मुझे इस वाली वायर की करंट का पता ही कोई नहीं है, अननोन करंट है। आइए, एक अननोन चीज़ है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जिस वायर की करंट आपको नहीं ना पता होता, वहाँ पे आप क्या करते हो, लिविंग करंट फार्मूला लगा लेते हो। तो देखें, अभी आपके सामने लिविंग करंट फार्मूला लगने लगा है। जिस नोड के ऊपर आप केसीएल लगा रहे हो, तो इस वक्त सुपर नोड के ऊपर केसीएल लग रहा है, जिसके मुताबिक V5 को सपोर्ट मिल रही है, तो लिहाजा V5 के ऊपर जैसे केसीएल लग रहा है ऐसे लगेगा। तो V5, जिस नोड के ऊपर आप केसीएल लगा रहे हो उस नोड में से एक करंट को लीव करवाओ, तो जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिख देना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था। V4 माइनस, जाके करंट ये एंटर हुई V4 में, तो लिहाजा आ गया V4 माइनस V5 माइनस V4, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में। तो ये ऐसे लिविंग करंट फार्मूला आपने लगा लेना है। अब ये दोनों वायर्स कवर हो गई, अब ये नीचे वाली वायर्स रह गई V2 वाली। तो पहले नंबर पर मैं ये वाली वायर कवर करना चाहूँगा, तो फिर से लिविंग करंट फार्मूला, क्योंकि इस वायर की करंट का नहीं पता, V2 माइनस V1/6। ठीक है जी, फिर नीचे की तरफ करंट लीव करवाऊंगा तो वही तरीका, V2 माइनस, जाके 0 में एंटर, तो V2 माइनस 0/7। उसके बाद ये वाली वायर, तो यहाँ पे भी वही तरीकाकार मुझे, यानी इसकी वायर की करंट का नहीं पता, V2 माइनस, यानी करंट को लीव करवाया, V2 माइनस, फिर आगे जाके V3 में एंटर, तो V2 माइनस V3/9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंट्रिंग करंट आई कोई नहीं है। इसके घेरे में जितनी वायर्स थी सबकी हमने करंट लिखी है, जिसके नतीजे में हमें सारी लिविंग ही बनानी पड़ी हैं, एंट्रिंग कोई नज़र ही नहीं आई। तो ये इसका आ गया हमारे पास नतीजा। अब आपने देखना है यार, इसका एलसीएम क्या बनता है। किसी एक ऐसे नंबर से इसको ज़रब दो जिसके साथ ज़रब देने से इसके मतलब कि ये ओवरऑल बटे कैंसिल होते हों। तो मुझे जो अभी नज़र आ रहा है, एक तो बनेगा ना 9 बन जाएगा, 3 1 ज़ार, 3 3 ज़ार, फिर 3 ज़ार होगा, 9 ही आएगा। हाँ, 9 ही आएगा, और ये 2, और पता नहीं यार, एक तो यार इनको ना चाहिए, वैसे कैलकुलेटर वालों को ये भी चाहिए था अपने कैलकुलेटर में ना एलसीएम का भी तरीका ऐड करें। वैसे मैं सर्च करूँगा इंटरनेट पे, शायद हो सकता है इसका तरीका मौजूद हो, लेकिन हमें ना पता हो, इल्म ना हो। मैं इसका एलसीएम का ना तरीका निकालूंगा। एलसीएम निकालना हमें अगर कैलकुलेटर पे ही आ जाए तो ये तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो 3 से मैं पहले करूँगा, 3 1 ज़ार, 3 2 ज़ार एंड 7 एंड 3 3 ज़ार, फिर 2 से 1, फिर 3 से होगा, फिर 7 से होगा, ये ऐसे आ जाएंगे। 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 7 ज़ार, ये हमारा एलसीएम बनता होगा। 126 बच्चों हमारा एलसीएम है। 126 से अगर हम इस इक्वेशन को ज़रब देते हैं तब जाके इसके बटे कैंसिल होंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 126। अब देखें 126 सबसे पहले नंबर पे इस 5 के साथ ज़रब खाएगा, तो 126 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाता है 630। 630 दूसरी जानिब जाके -630 हो चुका होगा। ठीक है जी, मैं उसको पहले ही उठा के दूसरी जानिब ले गया हूँ। अब जब यहाँ पे 126 इसके साथ ज़रब खाएगा तो क्या बनेगा, देखो 3 4 बार 12, 3 2 बार 6, यानी 42। 42 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 V5 माइनस 42 V4।
126 डिवाइडेड बाय 3 यही आता ना, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, जब यहाँ पे 126 ज़रब खाएगा 6 के साथ, तो 126 को 6 से डिवाइड करवा के देखते हैं तो 21 आता है, ऊपर 21 ज़रब खा जाएगा, 21v2 माइनस 21v1। यहाँ पे जब 126 ज़रब खाएगा तो इसको भी 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 18 बनता है, 18 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे जब 126 ज़रब खाएगा तो 9 से डिवाइड करवाएंगे तो 14 बचता है, 14 ऊपर ज़रब खा जाएगा। अब इनको प्लस माइनस करके देखते हैं, ये देखें तरतीब सेम करें। पहले हमें जैसे कि हमारी पहली इक्वेशन बनी थी जिसमें पहला वेरिएबल v2 हमारा रह चुका है, तो v2 को पहले इकट्ठा करें। ये देखें 21v2 फिर 18, 21 और 18 कितना हो गया जी, 21 जमा 18 जमा 14 भी आ जाएगा, ये वाला 14, तो ये 53 बनता है, 53v2। अब बारी आ जाती है जी किसको इकट्ठा करने की, v4 के वेरिएबल को। ये -42 v4 एक ही है तो लिहाजा ये आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद v5 इकट्ठे कर लेते हैं। ये देखें v5 भी यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है देखने को, 42v5, तो ये आ गया 42v5। और एक इजाफी चीज़ जो नज़र आ रही है वो है v3 का वेरिएबल, वो है -14v3। तो ये भी कवर हो गया, ये भी 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 हो गया। तो ये 21 टाइम्स ऑफ v1 रह गया। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं v1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 12, तो -21 इंटू 12 होगा। तो ये आप करके देखें, ये देखें -21 इंटू 12, तो ये आता है -252। -252 इधर -252 है, दूसरी जानब जाके +252 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाएगी, -6330 +252 ऐसे आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास बन रहा है 53v2 और -14v3 को भी तरतीब वाइज ही अब फिर शुरू में लेके आना पड़ेगा ऐसे। और उसके बाद है जी -42v4 फिर +42v5 और इज़ इक्वल टू में देखते हैं क्या बनता है जी, 630 और ये -378 बनता है बच्चों। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपका एक वेरिएबल तो इजाफी हो गया जो कि v3 है, तो इसकी बाद में देखेंगे क्या हमारे पास तरीक़ाकार है इसको ख़त्म करने का बीच में से, मतलब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, वो तो बात की बात है। अभी हम चलते हैं यार इसके नेक्स्ट नोड पे। देखें एक नोड अभी रह गया जिसके ऊपर KCL अप्लाई नहीं हुआ, वो है नोड 3, ठीक है जी। आपने इन दोनों पे भी अप्लाई किया, उसके बाद आपने अप्लाई ही इन दोनों पे अभी हुआ है, इसके ऊपर अभी नहीं हुआ, उसके ऊपर तो कर ही नहीं ना सकते क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमें मिल चुकी हुई है, तो डायरेक्ट हमें इसी पे मूव करना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर KCL अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर ये नोड 3 है, तो वही तरीकाकार यार, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिविंग करंट्स लिखने वाला हूँ। तो देखो इस नोड के घेरे में ये टोटल 3 वायर्स हैं, जिनमें से मेरे पास पहले नंबर पे मैं इसकी करंट लिखना चाहूँगा, तो इसकी करंट कैसे लिखूंगा, इसमें से एक करंट को लीव करवा दूंगा, लिविंग करंट फार्मूला v3 माइनस जाके v2 में एंटर हुई तो v3 माइनस v2/9, ठीक है जी। उसके बाद अब ये देखें ऊपर से एक करंट एंटर हो रही है इसके अंदर, तो ये एंटरिंग करंट इस साइड पे लिखी जाएगी, और एक करंट इसमें से बाहर जा रही है ये नीचे की तरफ, तो ये इसको इस साइड पे लिखा जाएगा 4 टाइम्स ऑफ IA। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। इस कैल्शियम देखें आ रहा है मेरे पास 9, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 9 से ज़रब दे देता हूँ। यहाँ पर जब 9 ज़रब होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 9 लिख देता हूँ यहाँ पे जब 9 ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, ऊपर के नंबर एज इट एज़ आ गए। इसके साथ 9 ज़रब होने लगा तो ये बन गया 36, और इंटू IA की हमने इक्वेशन पुट कर दी जो हमने निकाल के रखी हुई थी, ये v4 माइनस v5, और बटे में आ गया हमारे पास 3। और इसके साथ जब जाके 9 ज़रब हुआ तो 9 5 बार 45, ठीक है जी। 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6, ये बन गया। और अब इसको ज़रा सीधा करके लिखा जाए तो पहले आ रहा है -v2, फिर आ रहा है +v3, फिर हमारे पास आ रहा है +12v4, फिर आ रहा है -12v5 और इज़ इक्वल टू 45। दिस इज़ अवर थर्ड इक्वेशन। काम तो काफ़ी लंबा चौड़ा जा रहा है क्योंकि अभी तक हमें v3 ने तंग किया हुआ है।
हाँ, यानी कि इक्वेशन में यार 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो लिहाजा हम कैलकुलेटर पे 4/4 का मैट्रिक्स पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल होता है। हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ अभी तो नहीं लगा सकते। पहले हम यहाँ पे इस तरफ मूव करते हैं। V4 के ये वाला नोड रह गया ना, V4 वाला, इसके ऊपर KCL अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि V1 पे तो लगा नहीं सकते, लेकिन V4 पे लगा सकते हैं। V4 पे KCL लगाते हैं। तो देखें, इसके घेरे में हैं ही 2 वायर्स, एक ये वाली, एक ये नीचे वाली। तो कैसे इसकी लिखी जाएगी इक्वेशन? V4 माइनस, यानी इस वायर की अगर मैं लिखना चाहूँ करंट, तो क्या होगी? दोनों लीविंग ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों वायर्स की करंट का नहीं पता। तो मैं यहाँ पे पहले एक करंट को लीव करवाऊंगा। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 4। V4 माइनस V5/3, ये एक लिविंग करंट फार्मूला आ जाएगा। V4 माइनस V5/3 प्लस दूसरी भी वायर जो है उसके लिए भी लिविंग करंट ही बनानी पड़ेगी। V4 माइनस 12 भी डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि V1 की वैल्यू पता है। V4 माइनस 12/12 लिविंग करंट फार्मूला लगा रहा हूँ। ये V1 था असल में, उसकी मैंने वैल्यू ही डायरेक्ट पुट कर दिया, इज इक्वल टू में 0 है। अब इसका एलसीएम आपके सामने 12 ही बनता है, तो 12 से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं। यहाँ पे जब 12 ज़रब खाएगा, 3 एक बार, 3 4 बार, 12 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 4V4, और यहाँ पे आ जाएगा 4V5, और यहाँ पे सिंपल 12 12 से कटेगा, और ये सिंपल आ जाएगा V4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये बन रहा है 5V4, ठीक है जी, 5V4। और ये जो बाकी जो 2 वेरिएबल्स हैं ना बच्चों, हम इससे एक ऐसी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिससे V4 का वेरिएबल ख़त्म किया जा सके, ठीक है जी। इन तीनों इक्वेशंस में हम V4 का वेरिएबल ख़त्म करके अपने 3 वेरिएबल्स बना लेंगे, जिससे हमारा काम सेटल हो जाएगा। मैं अभी आपको ये ट्रिक समझाता हूँ जो मैं लगाने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, ये जुगाड़ है हमारा मैथ का। तो देखें, 5V4 है ना, बाकी यहाँ पर जो बन रहा था उन सबको उठा के दूसरी जानिब लेगा, यानी दूसरी जानिब चला गया 4V5 प्लस में, और ये भी जाके प्लस में। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास V4 की एक इक्वेशन बन गई, ये 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, 4V5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, जिसको आपने पुट करना है, या आप इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लो। आपने हर एक इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट करना है, ताकि वहाँ से V4 का वेरिएबल ख़त्म हो जाए, खल्लास हो जाए, ठीक है जी। तो चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहूँगा, लेकिन इस रजिस्टर पर नहीं, मैं अपना एक और यहाँ पे ओपन करता हूँ रजिस्टर, क्योंकि इस पे अगर पुट करूँगा यहाँ पे नीचे जगह ही कोई नहीं है, हल ही नहीं होगा। तो ये हमने एक और रेडी कर लिया है, ठीक है जी। तो अभी आपके सामने हम यहाँ पे पुटिंग स्टार्ट करेंगे, देखें, देखते जाइएगा। फर्स्ट इक्वेशन मैं पहले वहाँ पे लिख लेता हूँ जो मेरे पास है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है जी -V2 प्लस 2V4 प्लस V5 इज़ इक्वल टू 24, और V4 की वैल्यू भी साइड पे मेंशन कर देते हैं ऊपर। V4 हमारे पास आया हुआ है 4V5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखिएगा, ये मैंने लिख के रख लिया पहली इक्वेशन, ठीक है जी। पहली इक्वेशन में पुटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो इसमें V4 की जगह ये आके पुट हो जाएगा। तो देखें, हमारे पास आ जाएगा -V2 प्लस 2 इंटू ये वाली फॉर्म 4V5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस V5 इज़ इक्वल टू 24। अब इसका एलसीएम देखें यार, 5 बन रहा है, 5 से पूरी इक्वेशन को ज़रब देनी ही पड़ेगी, ताकि ये बटा ख़त्म हो जाए इसका। तो देखो, जब 5 से ज़रब दूंगा यहाँ पे बन जाएगा -5V2, और यहाँ पे जब 5 से ज़रब दूंगा, 5 5 से कट जाएगा, और सिर्फ 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने यानी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 5 के साथ। तो यहाँ पे 8V5 बना, और 2 12 बार 24 बना, और यहाँ पे इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई तो होगा ना, 5V5, और यहाँ पे 24 के साथ भी 5 ज़रब खाएगा। तो 24 5 बार कितना होता है यार, मेरे ख्याल में 120 होता है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर चुका हूँ मैं कि मुझे यार कह लो पहाड़े याद हो गए हैं। 120 देखो वही आया। तो अब यहाँ पे आपके पास देखें, इक्वेशन में ना जो मैं जैसे करना चाह रहा हूँ वैसे ही बन रहा है, -5V2, ठीक है। हमने ना वेरिएबल ख़त्म किया V4 का वेरिएबल ख़त्म किया इस इक्वेशन की मदद से, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। तो पीछे कौन कौन सा वेरिएबल बचता है? V2 V3 और V5। तो अब इसमें V3 नहीं है ना, तो उसके लिए आप लिख दें 0 टाइम्स ऑफ V3 पुटिंग करने के लिए उसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में। और बाकी देखें, V5 आपके पास कितना बन रहा है, 8 और 5 13 V5, और यहाँ पे 120 में से जाके 24 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा उधर माइनस, तो 96 बच जाएगा।
तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर, अभी तक आप 4 तक गए हो तो इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लो, क्योंकि अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं कह सकते, आपने इक्वेशन नंबर 1 के साथ छेड़छाड़ किया, तो लिहाजा अब इसको एक अलग इक्वेशन का नाम देना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन का सारा हिस्सा है। अब मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी आई हुई है, ठीक है जी, वो मेरे सामने ही है, आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो 53v2 -14v3, ठीक है जी, और आगे था -42v4, v4 आगे लिखा हुआ है, ठीक है, -42v4 है, तो v4 की जगह मैं उसकी इक्वेशन लिखने लगूँ, जो मैंने यानी कि वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी, ये आ गया। और इसके आगे था +42v5 इज इक्वल टू -378, ये है। अब ये 5 के पहाड़े से तो कटता को नहीं है, यानी इसको भी 5 से ही ज़रब देनी पड़ेगी इस पूरी इक्वेशन को। यार ये बहुत बड़ा कह लो कि दिमाग ख़राब करने वाली बात है। मल्टीप्लाइंग बाय 5, इसका भी बटा कैंसिल करने के लिए 5 से ज़रब देनी पड़ रही है। अब 5 से ज़रब देते हैं 53 को पहले नंबर पे, तो ये आता है 265, ठीक है जी। इसको 5 से ज़रब दें अगर v3 को, 5 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 70 बनता है, -70v3। और यार ये कैलकुलेशन ज़रा देखिएगा, इसका 5 तो कट चुका होगा, 42 को 4 से ज़रब देंगे पहले नंबर पे, तो 42 ज़रबे 4 कितना होता है 168, ठीक है जी, -168v5 आया होगा। और -168v5, ये देखें -168, ये आपको यार साइड पे करके दिखा रहा हूँ, -168v5 यहाँ से आया, ठीक है, और एक यहाँ से बनेगा क्या कि 5 से ज़रब दे रहे हैं ना, 5 से 42 को ज़रब दें, हाँ कितना बनता है 5 ज़रबे 42, 210, 210 यहाँ पे बना होगा, +210v5 एक यहाँ से बनेगा, तो इन दोनों का प्लस माइनस करके जो आता है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है जी, ताकि स्टेप यार ज़रा शार्ट हो जाए, एक 42 बचता है, तो 42v5 आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, ये 42v5 आ गया। और अभी इस कांस्टेंट्स के साथ अभी हमने छेड़छाड़ नहीं की, वो करनी पड़ेगी। ये वाला 42 12 के साथ ज़रब खाएगा, -42 है तो 12 के साथ जब ये ज़रब खाएगा तो माइनस में आया होगा नंबर, 42 ज़रबे 12, ये आता है 504। देखें बच्चों 504 आता है ना, ये भी आपको साइड पे करके दिखा रहा हूँ, ये देखो 504 आया, इधर था ये -504, दूसरी जानिब जाके हो गया +504, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये था माइनस फॉर्म में, ठीक है, -378 नहीं रहा, ये 378 के साथ 5 अभी ज़रब होना है, तो 378 को 5 से ज़रब दे के देखते हैं कितना बनता है, ये बनता है 1890, तो उस साइड पे बन चुका हुआ था -1890। तो अब आप चेक कर लो कि 1890 -1890 में अगर हम 504 जमा करें तो क्या बनता है, -1886, सॉरी -1386। यह आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ गई है, जो आपने इस्तेमाल करनी है मैट्रिक्स फॉर्म में। ये 2 इक्वेशन अभी आपके काम आएंगी। और तीसरी इक्वेशन अब हम कहाँ से बनाएंगे, ये वाली, ये देखें -v2 + v3 + 12v4, इसमें अब आपने वो v4 की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को भी इस काबिल बनाना है जिस तरह से आपने इन दोनों इक्वेशंस को काबिल बनाया। तो इसको भी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये देखें -v2 + v3 + 12v4, और आगे है जी हमारे पास -12v5। देखें बच्चों, मुझे कोई लालच नहीं है आप वीडियो कहाँ तक देखते हो या नहीं देखते, लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है, बिकॉज मेरा एक एक स्टेप करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे। ये देखो -v2 आ गया, ठीक है, +v3 आ गया, +12 इंटू v4 की जगह उसकी वैल्यू पुट होगी, वो जो ऊपर लिखी हुई है वो देखें 4v5 +12 डिवाइडेड बाई 5 -12v5 इज़ इक्वल टू 45। अब इसका भी एलसीएम देखें 5 ही है। यार ये 5 जो है ना, काम इसने ही ख़राब किया हमारा। अब देखें जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -5v2, यहाँ पे बन जाएगा +5v3, ठीक है जी। और यहाँ पे जब 5 ज़रब होगा, ये वाला 5 उससे कट जाएगा और 12 रह जाएगा, 12 4 से ज़रब हुआ तो ये आ गया 48v5, और इधर 5 से जब 12 ज़रब खाएगा तो ये बन चुका होगा -60। अब ये करके दिखा रहा हूँ, ये देखो 12 ज़रबे 4 किया तो 48 बनता है, 48v5 आया होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस, देखो ये -12 है ना, -12 को 5 से ज़रब देंगे 60 बन जाएगा, -60v5। तो इन दोनों से हमें कितना मिलेगा 12, -12v5। और अब कांस्टेंट्स की बात करूं तो 45 को पहले 5 से ज़रब दे के देख लेते हैं कितना बनता है,
तो ये बनता है 225, ये 225 बन चुका होगा इस साइड पे, ठीक है जी। और इस साइड की बात करूं तो ये देखो 12 12 से ज़रब खा के 144 आया होगा। 144 जब दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस 144 हो जाएगा। तो इनको भी सॉल्व करके देख लो क्या बनता है। 81, 81 आपके पास आ गया। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 है जिसका आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जिसको इस्तेमाल करना है। तो ये अभी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में तीनों को लिखने लगा हूँ। ये देखें पहले नंबर पे ये वाली इक्वेशन जो आपने तैयार की -5 है, फिर 0 वेरिएबल है। पहले इनके बच्चों कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेटर पर सॉल्व करने का नहीं पता कैसे करते हैं तो वो हमारी जाके एग्जांपल 3.1 की वीडियो देख ले, मैंने उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इनके वेरिएबल्स को कैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाली इक्वेशन के वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट लिखे हैं वो आ जाएंगे -70, फिर 42, फिर इसके -5, फिर है 5, और फिर है -12। और फिर बच्चों आपके पास आ जाएंगे इनके वेरिएबल्स के नाम। पहले नंबर पे V2 वेरिएबल है, फिर V3 वेरिएबल है, फिर V5 वेरिएबल है। और फिर इज़ इक्वल टू में इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स। पहली इक्वेशन में 96 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में -1386 आ रहा है, तीसरी इक्वेशन में 81 आ रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको V2 V3 की और V5 की वैल्यू बताता हूँ। फिर हम V1 की पहले नंबर पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आंसर यहीं पे आपके सामने अब लिखे जाएंगे। V1 की वैल्यू आई हुई है 12 वोल्ट, ठीक है जी। और ये अभी हम मालूम करने लगे हैं V2 की, V3 की और V5 की। और V4 की आपको पता है उस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे, वो जो ऊपर हमने लिख रखी है चौथी इक्वेशन। तो ये देखें जब आप वो तरीका सीख लेंगे कैलकुलेटर आपको ऐसे रैंडम वैल्यूज़ दे देगा, मतलब 1 बाय 1 वैल्यू देगा। तो देखें V2 की वैल्यू मेरे पास आई है 4.63 कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। और इसकी आई है 42.8, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 9.2 अप्रॉक्सीमेटली इतने वोल्ट, ठीक है जी। अब देखें V5 मालूम हो गया, V4 अभी आपके सामने मालूम करने लगा हूँ। V4 की इक्वेशन थी 4 टाइम्स ऑफ V5 प्लस 12/5। तो 4 इंटू V5 की वैल्यू जो कि है 9.2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5। यहीं से आपको V4 भी मिल गया बस, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 इंटू 9.2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5, 9.76 आपकी इसकी वैल्यू है, ठीक है जी। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।